बाद भी सरकारी अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रमों में जा रहे थे, लेकिन वो प्रतिबंधित था। इस पर हमने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की थी और ये बताया था कागजों के साथ कि कैसे आरएसएस प्रतिबंधित है और अधिकारी उसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब वो प्रतिबंध भी हट चुका है और संसद में ये सवाल भी उठ चुका है कि इस तरह से इस प्रतिबंध को हटाना ठीक नहीं है। लेकिन अब ऑफिशियली सरकारी अधिकारी आरएसएस के कार्यक्रमों में गुपचुप कर नहीं, खुलकर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए और समझिए कि आरएसएस पर इंदिरा गांधी ने ये प्रतिबंध 2 बार क्यों लगाया था, क्या वजह थी। जमात-ए इस्लाम और आरएसएस दोनों को ही कम्युनल संस्था बताते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया था। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तव्या हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तवर्धते पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। ये है आरएसएस की प्रार्थना, जो मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है तो वो है सरकारी अधिकारी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहते हैं ये ऑर्डर जो कि 1966 में इंदिरा गांधी ने दिए थे और आज भी लागू होते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। 30 नवंबर 1966 ये वो तारीख थी जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। उस वक्त का ये सर्कुलर यानी गवर्नमेंट ऑर्डर इसका सबूत है। इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जमाते इस्लामी की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है। इस प्रावधान को सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 के जरिए लागू किया गया और अनिवार्य भी कर दिया गया। इसलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी भी गतिविधि या कार्य में शामिल नहीं हो सकता है। जब हम सर्विस में थे तो जो आरएसएस से लिंक कोई अगर वेरिफिकेशन आती थी रिकॉर्ड पे तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती थी। और अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो इनिशियल एम्प्लॉयमेंट ना मिले, या दूसरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और उसके बाद कोई आरएसएस ज्वाइन कर ले और वो सरकार के संज्ञान में आ जाए तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन कंडक्ट रूल्स पे होगा और उस पर कुछ भी एक्शन हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस को लेकर सीधी और खुली चेतावनी थी कि वो इससे दूर रहें। यहाँ बैन की वजह भी साफ कर दी गई है। सरकार का ये ऑर्डर सीधे तौर पर आरएसएस को एक सांप्रदायिक संगठन घोषित करता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने ये ऑर्डर क्यों जारी किया और सरकारी तंत्र में आरएसएस को बैन करने के पीछे की वजह क्या थी। आखिर इंदिरा के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उनको किसी साजिश या सियासी उठापटक की भनक लग चुकी थी? इंदिरा गांधी आरएसएस को नहीं चाहती थी। उसकी नज़र में वो एक सेक्युलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रही थी जिसमें वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या दूसरे रिलीजन से उनमें एक भेदभाव को एक किस्म से अलग रखती थी। उनके दिमाग में ये था कि जो आरएसएस है ये हिंदू आइडियोलॉजी को एक किस्म से फ्लेयर अप करते हैं। तो इस विचारधारा के तहत शायद उन्होंने इस पे बैन लगाया हो। आरएसएस को आजादी के बाद से अब तक 3 बार बैन किया जा चुका है। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में बैन किया गया। दूसरी बार इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने बैन किया और तीसरी बार बाबरी ध्वंस के आरोप में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने।
खास बात यह है कि ये तीनों ही बैन कुछ समय के बाद हट गए, मगर एक ऐसा बैन है जो आज भी कायम है। 1966 के बाद से आज तक ये बैन नहीं हट सका है, जबकि इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक बीजेपी के प्रधानमंत्री दिल्ली की गद्दी पर राज कर चुके हैं। इंदिरा की आरएसएस से चिढ़ का कारण जो भी रहा हो, मगर उनकी नजर आरएसएस पर लगातार बनी हुई थी। साल 1980 में जब वो इमरजेंसी के बाद सत्ता में वापस लौटी, तब भी उनके अधीन गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से इस ऑर्डर को और भी ताकत के साथ जिंदा कर दिया। इस बार ऑर्डर में न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को आरएसएस से दूर रहने की हिदायत दी गई, बल्कि आरएसएस को साफ शब्दों में सांप्रदायिकता फैलाने वाला संगठन करार दिया। दरअसल इंदिरा गांधी आरएसएस को लेकर इस हद तक चिंतित थी कि वे किसी भी सूरत में इसकी छाया सरकारी तंत्र पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि आरएसएस की विचारधारा अगर अफसरशाही पर हावी हो गई तो सरकार के फैसले पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए 1980 का ऑफिस मेमोरेंडम और भी ज्यादा सख्ती के साथ सामने आया। ये ऑर्डर हमें एक पूर्व रॉ अधिकारी आर.के. यादव की आरटीआई के जवाब में हासिल हुआ है। अब तक इस ऑर्डर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि आरटीआई लगाने वाले आर.के. यादव के मुताबिक ये ऑर्डर आज भी जिंदा है। ये आज भी लागू है क्योंकि इसको विड्रॉ नहीं किया गया है। इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि नौकरी में आने से पहले एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसमें अगर ये कहीं डिटेल आ जाए कि ये शख्स आरएसएस से जुड़ा हुआ है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और आज भी कोई सरकारी अधिकारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी का युग साल 1984 में उनकी हत्या के साथ ही खत्म हो गया। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कई प्रधानमंत्री बैठे, कई पार्टियों की सरकारें सत्ता पर काबिज रही। राजीव गांधी से लेकर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री के चेहरे बदलते रहे, मगर ऑर्डर नहीं बदला। देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस का अहम रोल रहा है। यहाँ तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की सेवाओं को देखते हुए उसे साल 1963 की रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का गौरव तक दिया। लेकिन नियति का चक्र तो देखिए, उन्हीं की बेटी ने इसे सत्ता में आते ही बैन कर दिया। हालांकि ये बैन थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग सीधे आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के स्वयं सेवक रह चुके हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे हैवीवेट सरकारी मंत्री भी आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी आरएसएस के स्वयं सेवक रह चुके हैं। इसके बावजूद इस बैन का जारी रहना कुछ अटपटा सा लगता है। विनीता यादव, न्यूज़ नशा।